नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कमेंट में। लोग पूछते हैं कि सर, अगर हमारा ईएमआई बाउंस हो जाता है, हमारा चेक बाउंस हो जाता है, हमारा क्रेडिट कार्ड ड्यूज हो जाता है, तो बैंक हमारे ऊपर क्या क्या एक्शन ले सकती है, इसके रिलेटेड हमें आप जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, ये स्पेशली वीडियो में उन लोगों को लिए बन रहा हो जो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमारे ऊपर बैंक क्या क्या एक्शन ले सकती है। अब सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि पहले जो 3 महीने होते हैं दोस्तों, जो एनपीए के अंदर, मतलब 90 दिन के अंदर के जो दिन होते हैं, उन दिनों बैंक क्या करती है कि आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेजना, आपको बहुत सारे कॉल्स करना, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी कॉल जाते हैं। ऐसा भी मैंने देखा गया है, बहुत सारे मुझे वैसे कॉल आते हैं। तो दोस्तों, ये शुरुआत के जो एनपीए होने से पहले के दिनों बैंक क्या करती है, आपसे कोई लीगल एक्शन ना लेके आपसे रिकवरी एजेंट के माध्यम से जो है आपके लोन का रिकवरी करने का ट्राई करती है। बट जैसे दोस्तों, पहले 3 महीने में आपसे कोई रिकवरी होता नहीं, आप कैपेबल नहीं हो जाते, आपको आपकी परिस्थितियाँ जो है उसमें चैलेंजेस बन जाती है और आप उनको पेमेंट नहीं दे पाते ना, तो फिर बैंक 3 महीने के बाद जो है आपके ऊपर, ज़्यादातर मैंने देखा कि फिर आपको डिमांड नोटिस, आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजेंगी। आपका ईसीएस बाउंस हो गया तो सेक्शन 25 की पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में नोटिस भेजेगी। आपका अगर चेक बाउंस हो गया है तो आपको 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नोटिस भेजेगी और बोलेगी कि आप इतने दिनों में हमारा पेमेंट करिए, नहीं तो हम आपके ऊपर जो है इस धारा में, इस एक्ट में जो है आपके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल करेंगे, सिविल कंप्लेंट फाइल करेंगे, चेक बाउंसिंग, ईसीएस बाउंसिंग की केसेस करेंगे। ऐसे इस प्रकार से जो है बैंक आपके ऊपर जो है 3 महीने के बाद जो है नोटिस आपको भेजना चालू करती है। अब जैसे कि आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, कोई भी अनसिक्योर लोन है, तो आपके ऊपर सेक्शन 25 और 138 की केसेस जो है बैंक वहाँ पे अदर स्टेट में ज़्यादातर फाइल करती है। जैसे कि आप रहते हैं यहाँ पे मुंबई में, आपका केस हो गया कलकत्ता में। आप रहते हैं पटना में, आप रहते हैं जम्मू में, दिल्ली में, आपका केस कोई दूसरी स्टेटों में फाइल किया जाता है। ऐसा जनरली देखा जाता है। और मेरे पास जितने केसेस है, करीबन 700-800 केसेस मेरे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सिटीज़ में चल रही। वहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, जिस राज्य में रहते नहीं उसी राज्य में जो है केस जो है बैंक वहाँ पे फाइल करती है। ये ज़्यादातर बैंक की जो है रिकवरी की जो है, मैं बोल सकता हूँ इसमें टैक्टिक्स आप यूज़ करने का बैंक क्या करती है, प्रयास करती है। अब यहाँ पे दोस्तों, आपको डरना नहीं। जैसे भी आपके ऊपर केस हो जाए तो आपको वहाँ पे जाके बेल लेना चाहिए, या वहाँ पे आपके वकील साहब देने चाहिए और वकील साहब दे के वहाँ पे अपना केस जो है उसको ट्रायल करना चाहिए। ये सारी, और उस केस में थोड़ा आप टाइम निकाल के फिर आप जैसे आप बैंक को पैसा भर देते हो, सेटलमेंट कर देते हो, तो वो केस बाद में वैसे ही विड्रॉ हो जाता है। अब मान लो इन केसों में अगर आप अटेंड नहीं करते, ट्रायल अटेंड नहीं करते, तो फिर जो है वहाँ से अरेस्ट वारंट निकाला जाता है, फिर पुलिस आपको आएगी, परेशान करेगी। इस तरीके से जो है वहाँ पे केसेस में होता है दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि क्रेडिट कार्ड्स में तो हमने कोई ईसीएस नहीं दिया, या फिर चेक बाउंसिंग का कोई वो नहीं है, तो क्या करेगी बैंक? अब ज़्यादातर इस क्रेडिट कार्ड में जो है बैंक क्या करती है, आर्बिट्रेशन का जो है इन्वोकेशन करती है, क्योंकि उनके एग्रीमेंट में जो है आर्बिट्रेशन का क्लॉज रहता है। अब आर्बिट्रेशन इन्वोकेशन ज़्यादातर मैंने देखा बैंक क्या करती है, अपने ही आर्बिट्रेटर से करवाती है, खुद ही अपना आर्बिट्रेटर चुन लेती है, अपने आर्बिट्रेटर से सेक्शन 17 का ऑर्डर निकालती है, आपके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर देती है और जो है फिर अवार्ड कर देती है, और अवार्ड होने के बाद फिर वो एग्जीक्यूशन के लिए भी लगा देती है। ऐसे मैंने जो है देखा है दोस्तों। और इसके लिए मैंने आर्बिट्रेशन के ऊपर तो मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे डाले हुए, तो आप वहाँ पे देख के आराम से आप अपना नॉलेज वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आर्बिट्रेशन कौन से में होता है? ज़्यादातर मैंने देखा क्रेडिट कार्ड में ही होता है। और वहाँ पे भी आप अगर यूनिलैटरल आर्बिट्रेटर चुना गया है तो आप वहाँ पे अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, आपका स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। और वहाँ पे जो इंटरिम ऑर्डर है, वो आपके जो भी जुरिडिक्शन आता है उसमें, जो भी अप्रोप्रिएट कोर्ट है, वहाँ पे आप उस आर्बिट्रेटर के इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज भी कर सकते हो, अवार्ड को भी चैलेंज कर सकते हो, है ना।
तो वो तो रेमेडी आपके पास है। अगर बैंक ने कोई भी गलत तरीके से अवार्ड इशू किया है तो सेक्शन 34 जो आर्बिट्रेशन एक्ट में है उसमें आप जो है अवार्ड को भी चैलेंज कर सकते हो। अब दोस्तों बैंक आपके ऊपर क्या क्या एक्शन लेती है मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। अब सिक्योर लोन जो होते हैं, जैसे कि आपका घर है, गाड़ी है, दुकान है, प्लॉट है, इसका अगर लोन होगा, ये तो मैंने अभी बताया वो अनसिक्योर लोन में होता है। सिक्योर लोन में भी होता है ईसीएस बाउंसिंग और चेक बाउंसिंग, बट सिक्योर लोन में ज़्यादातर बैंक के पास एक पावर दी गई है, वो है सरपेसी एक्ट, जो है बैंक को बैंक के लिए बनाया गया है। अब सरपेसी एक्ट में दोस्तों सिक्योर लोन में कभी भी आपको नेग्लिजेंस वहाँ पे मतलब आप वहाँ पे टाइम नहीं निकालना, क्योंकि वहाँ पे आपको आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से जाने का वहाँ पे डर रहता है। अब जैसे आपका अकाउंट सिक्योर लोन में एनपीए हो जाता है तो बैंक आपको एक 13(2) की नोटिस सरपेसी एक्ट अंतर्गत डिमांड नोटिस भेजता है। उसमें आपको प्रॉपर 60 दिन का टाइम दिया जाता है और 60 दिन में अगर आपने पैसा नहीं भरा तो फिर 13/4 के अंदर आपके घर का सिंबॉलिक पोजीशन लिया जाता है। फिर डीएम और सीएमएम से एक पोजीशन ऑर्डर लिया जाता है और पुलिस फाटे के साथ आपके घर पे वो लोग आके आपको जिस हालात में आपसे आप रहते हैं उस हालात में आपको वहाँ से निकाला जाएगा और वहाँ पे आपके घर को ताला लगा जाएगा, सील किया जाएगा। ऐसी सारी प्रक्रिया होती है। अब इस प्रक्रिया में अगर बैंक ने कुछ इनलीगलिटी की है तो वो इनलीगलिटी भी आप जो है वहाँ पे डीआरटी कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हो और वहाँ से वहाँ जो है स्टे ले सकते हो। तो ये सारी प्रक्रिया होती है दोस्तों सिक्योर और अनसिक्योर लोन में। जो प्रश्न मुझे पूछे गए थे कि सर हमारे ऊपर क्या एक्शन होगा, और इन सारी चीज़ों में कोई भी पुलिस डायरेक्ट एफआईआर नहीं लेता, पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सर क्या हमारे ऊपर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट होगी, एफआईआर होगी, एनसी होगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट अगर आपके ऊपर सेक्शन 25(138) का केस किया है तो अगर आपने कोर्ट गए नहीं तो आपके अगेंस्ट कोर्ट ने वारंट निकाला है तो वहाँ पे पुलिस आपको घर पे आके वारंट दे सकती है। अगर नॉन अवेलेबल वारंट है तो वहाँ पे अरेस्ट करने का भी वो पुलिस को जो है पावर रहता है। बट पुलिस को डायरेक्ट एफआईआर लेने का पावर नहीं, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है और मैंने उसके लिए भी एक अपना वीडियो बना के यहाँ पे अपने चैनल पे रखा है। तो दोस्तों ऐसे नए नए जानकारी के लिए, नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज़रूर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास ज़रूर ये दोस्तों वीडियो पहुँचाना। मैंने अपने इस चैनल पे बहुत सारे ड्राफ्टिंग कैसे करने हैं, जिन भाइयों के पास पैसा नहीं है वो ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहते हैं, रिप्लाई देना चाहते हैं नोटिस को, मैंने यहाँ पे फ्री में बना के दिखाया दोस्तों। वो आप देख के भी आप अपना रिप्लाईज फाइल कर सकते हैं। जैसे कि डिमांड नोटिस आए, रिप्लाई कैसे देना है, आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, रिप्लाई कैसे देना है, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कैसे देना है ना, अलग अलग नोटिस कैसे, हमें अवार्ड को चैलेंज नोटिस कैसे देना है। बहुत सारे जजमेंट्स मैंने कोर्ट्स के अपने इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाल के रखे हैं, वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपका नॉलेज वहाँ पे गेन कर सकते हैं। जैसे कि बैंक आपके साथ कोई भी इनलीगलिटी करती है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इन वीडियो को बनाने का मेरा कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं कि आपको लोन डुबाना है। मेरा बस मोटिवेशन ये है कि आपको एजुकेट करना और इन सारों गलत चीज़ों से, बैंक की गलत धारणाओं से आपको बचाना, ये मेरा बस मोटिवेशन है। मेरे को बस आपको इससे बचाना है और आपको आराम से बैंक से, जैसे आपके पास पैसा आ जाए आप बैंक के साथ सेटलमेंट करिए दोस्तों, और सेटलमेंट करने के बाद आपका जो है वहाँ पे फिर बैंक आपको कोई डिमांड नहीं कर सकते, आपका लोन क्लोज़ हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। अगर आप फुल अमाउंट भरते तो क्लोज़ हो जाएगा, अगर आपने सेटलमेंट किया तो सेटल हो जाएगा और फिर आप अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन कोई नए टॉपिक पे चाहिए आप ज़रूर मुझे इस कमेंट में आप पूछना, मैं ज़रूर उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।